स्वागत है आप सभी लोगों का भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऐसे प्रश्नों के सुपरफास्ट रिवीजन के लिए जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर छोड़ा था, चलिए आज उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब प्रारंभ में संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसमें 389 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन पाकिस्तान की विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और उस समय पुनर्गठन के समय सदस्यों की जो संख्या बची थी वो 299 थी। तो पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की एक वर्ष में कितनी बार बैठक होती है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की प्रत्येक वर्ष यानी एक वर्ष में 3 बार बैठक होती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आप रट लीजिएगा कि अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक होती है वो एक वर्ष में 3 बार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाया जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? तो आर्टिकल 108 के तहत बुलाई जाती है। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। इस चीज़ को आप जानते रहिए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर साहब प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में किस उपबंध के अंतर्गत है? तो इसके कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 124 के अंतर्गत भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसा लिखा गया है। यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का जो गठन किया जाता है वो आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्नों की जो लैंग्वेज लिखी गई है, भाषा लिखी गई है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उस भाषा को हम लोग सरल करके संक्षिप्त करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण करने का जो अधिकार प्रदान है वो संविधान के किस अनुच्छेद से प्रदान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए फैसले पर पुनः विचार कर सकता है और ये कार्य किस आर्टिकल के तहत करता है? 137। संविधान के अनुच्छेद 137 में यही लिखा गया है और इसी को हम लोग न्यायिक पुनरीक्षण करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा दिए गए किसी भी फैसले पर पुनः विचार कर सकता है आर्टिकल 137 के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या होती है वो टोटल 31 होती है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है 1+30 का, यानी 1 मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने न्यायाधीश होते हैं? 31। एक उसमें से मुख्य न्यायाधीश रहेगा और 30 अन्य न्यायाधीश रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? यानी भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। संविधान की व्याख्या करने और संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो संविधान की व्याख्या करने वाला और संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान की संरक्षक होता है और संविधान की व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। तो महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश देश की आज़ादी के बाद हीरालाल जे कानिया थे। इन्हें आप याद रख लीजिएगा कि हीरालाल जे कानिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी हुआ करती थी? तो प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी और वर्तमान समय में कितनी संख्या है? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। वर्तमान समय में हमारी जो मुख्य न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर टोटल 31 है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो पहले कितने थे? 8, अभी कितने हैं? 31। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से संबंधित हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है वो किसके अधीन आता है। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ के अधीन आता है, यानी चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत आपका पंजाब और हरियाणा राज्य आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत कलकत्ता का तो सारा क्षेत्र आएगा ही, उसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अंतर्गत आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आप अंडमान निकोबार में रहते हैं, वहाँ पर आपका कोई विवाद हो जाता है तो आप किस हाई कोर्ट में जाएंगे, आप कोलकाता हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय किसके अधीन आता है। तो मद्रास ये हमने जो पढ़ा है अभी शब्द बोला है वो गलत बोल दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा आता है। तो पौंडीचेरी का जो क्षेत्र है वो मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन आता है, यहाँ पर ऐसे बोलना चाहिए था। अब आगे एक और पढ़ लेते हैं। केरल उच्च न्यायालय के अधीन कौन सा क्षेत्र आता है। तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्र है वो केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है। तो बम्बई के नज़दीक क्या है, दादर नगर हवेली और दमन और दीव। तो दमन और दीव, दादर और नगर हवेली ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, बम्बई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ अगर आप भारत का नक्शा आपको याद है तो आप सीधा सीधा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका बंगाल है और ये आपका कलकत्ता है, ये आपका अंडमान निकोबार है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके कलकत्ता के अंतर्गत आएगा। ये आपका तमिलनाडु है, यहाँ पर आपका मद्रास बना हुआ है यानी चेन्नई बना हुआ है, और इसी के नीचे आपका हल्का सा छोटा सा पौंडीचेरी है। तो पौंडीचेरी किसके नज़दीक रहेगा, आपके मद्रास के नज़दीक है। इस प्रकार पौंडीचेरी मद्रास हाई कोर्ट के नज़दीक आएगा। ये आपका केरल है और यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार किसके नज़दीक है, केरल के नज़दीक है। तो केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन आएगा, आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आएंगे। और ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर आपकी बम्बई है और इसी के जस्ट ऊपर थोड़ा सा दादर नगर हवेली और दमन और दीव हैं। तो इस प्रकार दमन दीव किसके नज़दीक है, बम्बई के नज़दीक हैं। तो बम्बई के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आएंगे, दादर नगर हवेली और आपके दमन और दीव। तो इस प्रकार आप जो आपके मैप हैं, भारत का नक्शा है, वहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया। तो भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन 1862 में किया गया। कहाँ पर किया गया, 3 जगहों पर किया गया था। कौन कौन सी जगह हैं, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन 3 जगहों पर 1862 में सबसे पहले हाई कोर्ट का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। किस उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यायाधीश हैं पूरे देश में। तो इस चीज़ को आप रट लीजिएगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी हाई कोर्ट हैं सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कहाँ पर हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला हाई कोर्ट कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र अपने पास रखने वाला जो हाई कोर्ट है उसका नाम है गुवाहाटी हाई कोर्ट, क्योंकि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, इसी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय सबसे ज़्यादा क्षेत्र अपने पास रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1966 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई। तो इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1866 में किया गया था। तो इन तीनों चीज़ों को क्रम से आप याद रखिएगा। दिल्ली 1966, आपका पटना 1916 और इलाहाबाद 1866। तो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा हल्के आराम से आप याद कर सकते हैं कि इलाहाबाद 1866 और दिल्ली 1966, यानी 100 साल बाद इलाहाबाद के 100 साल बाद दिल्ली का बनेगा और 1916 पटना हाई कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी कितने वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं वह 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। इसी प्रकार हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यकारी भाषा कौन सी होती है, यानी किस भाषा में सारे कार्य होते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी भाषा है। केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा कब किया गया था? केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का जो वितरण था यानी बंटवारा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था और इसी 1935, आप डेट याद रखिएगा, इसी के अंतर्गत केंद्र और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया था यानी वितरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ? तो जम्मू कश्मीर का जो अलग से संविधान लागू किया गया था वो 1957 में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? तो हमें पता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जितने भी आपके राज्य हैं वहाँ पर विधानसभा की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है। लेकिन इसके विपरीत जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की अवधि होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो जम्मू कश्मीर की जो संविधान सभा थी उसके लिए अलग से अधिवेशन आयोजित किया गया था, यानी अलग से संविधान सभा बनाई गई थी, तो अलग से अधिवेशन भी आयोजित किया जाएगा। और प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1951 को। तो 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। इनकी संविधान सभा में कितने जो अवधि होती है वो 6 वर्ष के लिए होती है और संविधान लागू कब हुआ था? 1957 में। तो वर्तमान समय में आपको पता है ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन ये पुराना डाटा है इसलिए इसको पढ़ना आवश्यक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।